नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में जो प्रचलित आशंकाएं हैं उनके बारे में। आपकी दुविधा आशंकाओं को दूर करने की आज मैं कोशिश करूंगा, उन पर कुछ प्रकाश डालूंगा। ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई नई चीज़ प्रचलन में आती है तो मानव स्वभाव है कि हम उसको लेकर आशंकित रहते हैं, सहसा स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी है कि हमें चीज़ों को जांच परख कर ही स्वीकार करना चाहिए, पर साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हर व्यक्ति हर चीज़ की जांच पड़ताल अपनी क्षमता से अपने लेवल पर नहीं कर सकता है। इसलिए ये लाज़मी हो जाता है कि वह वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च की हुई बातों को, उनके डेटा को स्वीकार करे। मन में कुछ आशंकाएं हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से पूछे, वो उनकी आशंकाओं को दूर करेंगे। मुझे याद आता है 1980 का वो दौर, जब कंप्यूटर नया नया प्रचलन में शुरू हो रहा था। तब कई लोगों के मन में ये आशंका थी कि कंप्यूटर के चलन बढ़ने से बेरोज़गारी बढ़ेगी, रोज़गार चले जाएंगे। परंतु बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कंप्यूटर और आईटी सेक्टर में आज लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, ये हम सब जानते हैं। बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन्स के बारे में। इसके बारे में कई तरह की भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि ये वैक्सीन बहुत हड़बड़ी में बनाई गई हैं, इनमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये कारगर नहीं होंगी, वैक्सीन लगने से हमें कोविड हो सकता है। ऐसी भ्रांतियाँ हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी तो कोविड हो रहा है लोगों को। फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे तो कोविड एक बार हो चुका है तो मुझे वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर में इम्यूनिटी आ चुकी है। फिर कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है तो मेरे शरीर में इतनी इम्यूनिटी आ गई है कि अब मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत से लोग इस भ्रम में परेशान हैं, खासकर महिलाएं, कि वैक्सीन लगने से बांझपन आ सकता है, हमारे डीएनए में फ़र्क आ सकता है। इसलिए कई गर्भवती महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि यह वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करा रही महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। ऐसी और भी कई भ्रांतियां हैं। सभी भ्रांतियों के बारे में इस एक वीडियो में तो विस्तार से प्रकाश डालना संभव नहीं होगा। इस वीडियो में मैं साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर जो प्रचलित भ्रांतियां हैं, आशंकाएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में अन्य भ्रांतियों के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन जल्दी कैसे बन पाया। अब से 25 वर्ष पूर्व, 50 वर्ष पूर्व की बात करें तो कोई भी बीमारी की वैक्सीन बनने में दशक से लेकर कुछ दशकों तक लग जाते थे। पर इस बार महामारी को शुरू हुए 1 साल हुआ, उसके पहले ही वैक्सीन बनकर तैयार था। ऐसा लगता है कि वैक्सीन बड़ी हड़बड़ी में बनाया गया है, पर यह सच नहीं है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि कोरोना वायरस से फैलने वाली ये पहली महामारी नहीं है। इसके पहले 2002-2003 में सार्स नाम की एक महामारी फैली थी और 2012 में एक MERS मर्स नाम की महामारी भी फैली थी। ये दोनों महामारियां भी कोरोना वायरस के एक दूसरे प्रकार के जो वायरस होते हैं उनसे हुई थी। 2002-2003 में चीन और हांगकांग में यह बीमारी फैली थी। ये वैश्विक बीमारी तो नहीं थी, पर स्थानीय महामारी ज़रूर थी, एपिडेमिक ज़रूर था। उसी तरह 2012 में सऊदी अरब और आसपास के देशों में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS की महामारी फैली थी। तो 2002 की सार्स, 2012 की MERS मर्स और 2019-20-21 की अभी की कोविड-19, ये तीनों महामारियां मिलते जुलते वायरस से
हुई हैं जिन्हें हम कोरोना वायरस कहते हैं। तो आपको ये जानकर तसल्ली मिलेगी कि 2002-2012 में जब सार्स और मर्स की महामारी फैल रही थी और जिसमें मृत्यु दर अभी के कोविड की तुलना में ज़्यादा था, उस समय साइंटिस्ट ने काफ़ी रिसर्च किया और उसकी वैक्सीन बनाने में काफ़ी काम किया। पर जब तक वो वैक्सीन बनकर तैयार हुई तब तक वह महामारी कंट्रोल की जा चुकी थी। रोकथाम अच्छे तरीके से होने से वह वैश्विक महामारी नहीं बन पाई थी। उस समय जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था वो रिसर्च अभी कोविड-19 के वैक्सीन बनाने में बहुत मददगार साबित हुआ। चूँकि तीनों महामारियाँ एक जैसे वायरस से होती हैं, मिलते जुलते वायरस से होती हैं, इसलिए उनको वैक्सीन बनाने का तरीका भी करीब करीब एक जैसा है। तो 2002 और 2012 में जो रिसर्च की गई थी उसको आधार बनाकर 2019-20 के कोविड की वैक्सीन बहुत जल्दी बन पाई। इसमें कोई आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझना चाहें तो इस तरह से समझिए कि अगर किसी महिला को आटा गूंदना आता है, रोटी बनानी आती है, वह महिला पूड़ी बनाना भी बहुत जल्दी सीख जाएगी, क्योंकि शुरू के ज़्यादातर स्टेप्स एक जैसे हैं, आखिरी के स्टेप में कुछ फ़र्क होता है रोटी बनाने में और पूड़ी बनाने में। वैसे ही कोरोना की वैक्सीन बनाने में भी जो पुरानी रिसर्च थी सार्स और मर्स के समय की, वह रिसर्च काम आई। इसके अलावा हमें ये भी समझना चाहिए कि आज मेडिकल साइंस ज़्यादा एडवांस्ड है। 50 वर्ष पूर्व की तुलना में टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है। 2019 में जब ये महामारी चीन में शुरू होने के बहुत जल्दी इस वायरस की पहचान की गई, बहुत जल्दी उसके पूरे जीनोम को पहचाना गया, जिसको आधार बना के वैज्ञानिकों ने रिसर्च शुरू कर दिया। साथ ही साथ इस बार संसाधन भी बहुत ज़्यादा लगाए गए, क्योंकि यह वैश्विक बीमारी थी। विश्व के सभी धनी और सक्षम देशों ने इसमें काफ़ी पैसा खर्च किया, इसलिए वैक्सीन जल्दी बन पाई और इसमें हमारे देश की वैक्सीन भी, कोवैक्सीन भी शामिल है। तो वैक्सीन जल्दी बनी, इसको लेकर आपकी जो आशंका है वो तो दूर हो गई होगी। अब हम देखें कि इस वैक्सीन को, इस तरह की वैक्सीन में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या उससे कितना डरने की ज़रूरत है। ये बात सच है कि आज तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जिस पर ये लिखा हो कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट। ऐसी कोई दवा आज तक नहीं बनी और ना ही कभी भविष्य में बनेगी। सभी दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होने का चांस तो रहता है। तो अभी जो वैक्सीन्स लग रही हैं उनमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होने के चांस तो हैं, पर वो कितने हैं? पहले से जो वैक्सीन्स लगती रही हैं, बचपन से लेकर आज तक हमें अलग अलग तरह की वैक्सीन लगी है, आज भी बच्चों को लगती रहती हैं। उन वैक्सीन्स में जो साइड इफ़ेक्ट का दर है उससे कुछ ज़्यादा नहीं है इस वैक्सीन में साइड इफ़ेक्ट का दर। जितने साइड इफ़ेक्ट्स उसमें हो सकते हैं वही चांस है कि वो साइड इफ़ेक्ट इनमें भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर ज़्यादा फर्क नहीं है। कोरोना की वैक्सीन लगाने पर करीब 50% लोगों को हल्के फुल्के बुखार, बदन दर्द, कमज़ोरी, इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। और इस तरह के लक्षण को साइड इफ़ेक्ट कहना उचित नहीं होगा, बल्कि ये तो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं। हम चाहते हैं कि ये इफ़ेक्ट्स आएँ, एक्सपेक्टेड इफ़ेक्ट्स हैं कि हम वायरस के कुछ कंपोनेंट्स को अगर शरीर में टीके के रूप में डालते हैं तो शरीर को उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देना ही चाहिए। और बुखार आना, बदन दर्द होना, कमज़ोरी लगना, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारा शरीर उस टीके के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा है और बीमारी से लड़ने की तैयारी कर रहा है। बहुत कम लोगों में कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, पर ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट कितने हैं? अगर 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगती है तो उसमें सिर्फ 2 व्यक्ति को सीरियस साइड इफ़ेक्ट, जिसे एनाफिलैक्सिस कहते हैं, इसमें जान का खतरा हो सकता है। सिर्फ 2 लोगों को, 1 लाख में 2, यानी बहुत कम, 0.002% लोगों को सीरियस साइड इफ़ेक्ट का खतरा है। ज़्यादातर लोगों में कोई साइड इफ़ेक्ट सीरियस नहीं होते हैं। आज हमारे देश में रोज़ करीब 30 लाख लोगों को
वैक्सीन लग रही है, तो 1 लाख पे 2 को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है सीरियस वाला, तो हम मान सकते हैं कि 30 लाख लोगों में करीब 60 लोगों को सीरियस साइड इफ़ेक्ट होगा। अब इसकी तुलना अगर हम इस बात से करें कि रोज़ हमारी सड़कों पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो प्रतिदिन भारत में 1230 एक्सीडेंट होते हैं, सड़क रोड एक्सीडेंट। प्रति घंटा 51 एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर हम रोज़ जो रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसे कहते हैं, उसकी तुलना में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत कम हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कम है। तो साइड इफ़ेक्ट को लेकर आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मेजर साइड इफ़ेक्ट्स, वो शुरू के कुछ मिनटों में पता चल जाते हैं। इसलिए सभी वैक्सीन सेंटर्स पे मरीज़ को करीब आधे घंटे के लिए रोकने के लिए निगरानी में रखा जाता है, जिससे कि किसी में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट दिखे तो उसका त्वरित उपचार किया जा सके। और मृत्यु की खबर तो बहुत ही रेयर है। और इस तरह के वैक्सीन पे कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट दिखना है शुरू के कुछ मिनटों में, ज़्यादा से ज़्यादा शुरू के 1-2 घंटे में दिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वैक्सीन को लेकर आपकी जो आशंकाएं थी साइड इफ़ेक्ट को लेकर, वो दूर हो गई होंगी। और आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीन लगाएं। जो भी वैक्सीनेशन के मापदंडों पे क्वालिफाई करते हैं उन्हें वैक्सीन लगाना चाहिए। वैक्सीन को लेकर जो दूसरे भ्रांतियाँ, आशंकाएं हैं, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।